हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853। और सेकंड पॉइंट है कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853। तो कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले से बता दिया है। और अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये शॉर्ट में नोट्स है और आप लोग पूरा तैयार कर लेना। जितना ये वीडियो में मैंने आपको दिया है इसको पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लेना। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आएँ आपको सारी वीडियोज़ आप देखिएगा और तैयार कर लेना। पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। फिर इन जो सदस्य या कार्यकारी सदस्य का गठन किया गया, मतलब परिषद का गठन किया गया, तो इसमें जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है। और बात करें अगर तो इस एक्ट के तहत, मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसके वारेन हेस्टिंग्स जी, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जी जो हैं इनको प्रथम गवर्नर जनरल, और आगे बात करें तो फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए, ओके। और सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। और कुछ विशेष मामलों में अगर बात करें तो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेटिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही याद रखिएगा कि सर्वप्रथम देखा जाए तो सर्वप्रथम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में, ठीक है। ये सर्वप्रथम मतलब पहला सर्वोच्च न्यायालय था जिसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो उस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी वो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उनका नाम सर एलिजा इम्पे था, समझ रहे हैं। और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, ओके। आगे बात करें तो कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। सारी लाइनें क्लियर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं सारी लाइनें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में बता दूं तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपके लिए।
तो कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इसकी बात याद ध्यान देना कि किस एक्ट के तहत इसको ये शुरू किया गया था या फिर स्थापित किया गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब किसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया था, किस एक्ट के तहत, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और इस तरह पूछा जा सकता है निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था, यह किस एक्ट के तहत किया गया था, है ना। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारी लाइनें अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ गए हैं हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, पहले जो है 1773 में ये सब कुछ नहीं किया गया था। जैसे ही 1774 पिट्स इंडिया एक्ट शुरू हुआ, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। फिर इसी एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, मतलब नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे कहेंगे, नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऐसे भी आईएएस के पेपर में आ चुका है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से 20-20 से क्वेश्चन 20-20 से उठा लेते हैं, बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन या तैयार रखिएगा आप लोग, तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, पूरी वीडियो देखिएगा तब, और नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये ध्यान देने की बात है। फिर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, भाई 1774 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही तो है। फिर यह दोनों अधिकार, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किया, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। ओके, बात करें तो 1793 चार्टर एक्ट में ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें तो 1813 चार्टर एक्ट। तो 1813 चार्टर एक्ट में इसके द्वारा जो है पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को बंद किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछ चुके हैं आईएएस के पेपर में। फिर आगे बात करें तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो ये लाइन, चीन और चाय, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये जो है पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके द्वारा जो है मतलब इसी एक्ट के द्वारा, मतलब कौन सी एक्ट? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। ओके, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और बात करें तो 1833 चार्टर एक्ट में, भाई 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ? इसके मतलब इसी चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार, 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। फिर देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर क्या हुआ? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ओके,
इतने सारे कार्य जो है किस एक्ट के तहत, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। समझ रहे हैं ना बात हमारी। क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। फिर ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। फिर क्या हुआ, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। और फिर आ गया 1853 चार्टर एक्ट। तो 1853 चार्टर एक्ट में क्या हुआ, फिर ध्यान से सुनिएगा कि इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और फिर विधि निर्माण हेतु भारतीय मतलब केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये भी याद कर लीजिएगा कि भैया किस चार्टर एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत भारतीय केंद्रीय या विधान परिषद की स्थापना की गई, तो भैया 1853 चार्टर एक्ट के तहत। ओके, फिर आगे बात करें तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चाय हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो भैया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको यूपीएससी के पेपर में, आईएएस के पेपर में, यूपी या फिर सिविल एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, या पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि जीआईसी लेक्चरर में जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। क्या इनसे क्या जीआईसी के लेक्चरर में नहीं पूछे जा सकते? पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जीआईसी लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो जीआईसी लेक्चरर की का पेपर अभी जो है 19 सितंबर को है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो वे भी देख सकते हैं और तैयारी करते रहें, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि सभी लोग जितने भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग 100% इस बार जॉब पा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।